या लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, अगर आपको JLPT N5 के लिए क्लासेस लेनी है, जापानीज लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करना है, तो आप JLPT N5 के लिए क्लासेस लोगे। और हमारे यहाँ पे आके आप JLPT N5 में क्या क्या चीज़ हम फॉलो करने वाले हैं, क्या क्या हमारे साइड से टीचिंग प्लान होगा और क्या क्या हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे आपकी स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए, आपकी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए, और स्पेशली हम कांजी पे बड़ा फोकस करने वाले हैं। तो N5 के लिए हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है JLPT N4, है ना, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट N4 के लिए हमारे यहाँ पे क्या क्या हम अपना टीचिंग प्लान फॉलो करने वाले हैं, क्या क्या स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और प्लस हम अपनी साइड से आपको कितना सपोर्ट करने वाले, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और आपकी जो कांजीज़ हैं उस पर हम कितना फोकस करने वाले हैं, कितनी कांजीज़ हम आपको JLPT N4 लेवल पर कराने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो आज हम डिटेल में N4 लेवल पर हम बात करने वाले हैं। अगर आपने JLPT N5 कंप्लीट कर लिया है, आप N4 पे मूव करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है रोहित। मेरा नाम है ऋतिक। तो चलिए करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यार आज की वीडियो की स्टार्टिंग में हम अपने क्राइटेरिया वाले पॉइंट से करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, हर एक पॉइंट पे स्टार्टिंग हमारी क्राइटेरिया से ही थी कि N5 लेवल पर हमारा क्या क्या क्राइटेरिया था, वो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देखिए। आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, क्लिक कीजिए और JLPT N5 लेवल पर डिटेल में हमने जो बात करी आप जाके वो देखिए, वहाँ से आपको सब कुछ डिटेल में पता लग जाएगा। लेकिन जो बच्चे, जिन लोगों ने N5 कर लिया है, वो अब N4 पे मूव करना चाहते हैं, वो इस वीडियो में बने रहिए। और जो उनके लिए क्राइटेरिया होने वाला है उस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो हमारा क्राइटेरिया है, पिछली वीडियो में हमारा क्राइटेरिया कहा था कि जो बच्चे हाई स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो अपनी ग्रेजुएशन परस्यूइंग कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो लोग आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और N5 लेवल से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिनको जापानीज नहीं आती है ना। जिनको आती है, जिन्होंने N5 लेवल ऑलरेडी कहीं और से कर लिया है, तो वो हमारे आके JLPT N4 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए क्राइटेरिया यही होगा कि हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने N5 के लिए कहीं से क्लासेस ली होगी और आपको आई थिंक 80% तो पता होगा, ठीक है ना, 70 to 80% तो कहीं से आपको पता होगा, है ना। उसी बेस पे आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको N4 के लिए क्लासेस लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने N5 ऑलरेडी पास कर लिया है तो आप बिल्कुल आप N4 के लिए क्लासेस ले सकते हैं। और अगर आपने पास नहीं भी किया है N5 लेवल, तो कोई बात नहीं, आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो N5 करने के बाद भी वो N4 पे मूव करने से डरते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो बेस है वो क्लियर नहीं हुआ, वो पहले अपना N5 लेवल एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन हम N4 लेवल पे मूव करेंगे। तो अक्सर बच्चे ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत सारा। जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि उनका N5 लेवल क्लियर नहीं है, N4 लेवल पे वो कैसे मूव करें, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो यार, N4 लेवल पर मूव कर जाओ। तो क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी हाई लेवल के लिए पढ़ते हैं ना, तो हम लोअर लेवल वाली चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली कवर होती है, सब चीज़ उसमें ऑलरेडी कवर होगी। वो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अपनी साइड से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आपको सिखाने वाले बंदे सही है ना, आपको सिखाने वाले टीचर्स आपके अकॉर्डिंग वो आपको गाइड कर रहे हैं ना, आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, तो वो आपको वो सब फील नहीं होने देंगे जो आप मतलब N5 आपको ऐसा ही लगेगा कि N5 मेरा वीक है ना, या फिर मैं N5 वीक है तो मैं N4 के लिए मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ फील नहीं होने देंगे, वो आपको टाइम सब चीज़ गाइड करते चलेंगे, ठीक है। तो आप N4 पे मूव कर सकते हो आसानी से। 80% आपको चीज़ अगर पता है N4 की तो आप मूव कर सकते हो। और अगर आप थोड़े से भी डाउट में हो कि N5 करो या N5 छोड़ के N4 पे जाऊँ या ना जाऊँ, 80% अगर आपको पता है ना चीज़ें, तो आप मूव कर दो आसानी से। 20% अगर आपको डाउट है ना कि जाऊँ N4 के लिए ना जाऊँ, है ना, तो आप मेरे अकॉर्डिंग जाइए, ठीक है ना, N4 के लिए क्लासेस लीजिए। तो क्राइटेरिया यही है, आपको N5 की चीज़ें पता होनी चाहिए, आप आसानी से N4 के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कांजीज। N5 में बेसिकली क्या होता है, हम कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो कितनी कांजीज कराई जाती है बेसिकली होता है 120 to 140 के आसपास। 140 के कोई भी आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर दो तो आपको इतनी ही कांजी बताने वाले हैं वो लोग। बट हमने जो लास्ट वीडियो में हमने ये नहीं बताया था हम कितनी कांजीज आपको कराने वाले हैं। हम N5 में आपको कराने वाले हैं 200 कांजीज, अराउंड 200 to 220 to 240 के आसपास हम आपको N5 लेवल पे कांजी कराने। बट हम आज बात कर रहे हैं N4 लेवल के बारे में। तो N4 में हम आपको कितनी कांजीज कराने वाले हैं? बेसिकली जब हम किसी और क्लासेस कहीं और से क्लासेस लेते हैं तो N4 लेवल पे वो आपको कितनी कांजी सिखाते हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो आपको 300 के आसपास कांजी सिखाते हैं, 300 to 350 के आसपास कांजी सिखाते हैं। बट हम आपको कितने सिखाने वाले हैं?
600 कांजीज इन N4 लेवल। ठीक है ना। तो N4 लेवल पे हमारी जो स्टडी प्लान है उसके अंदर हम कवर करेंगे 600 कांजी। ठीक है ना। तो आपको N4 लेवल तक हम आपको इतने कांजी सिखा देंगे कि अगर आप N3 के लिए भी जाते हो ना तो आपको मोस्टली कांजी आपको पता हो गया आपको ऑलरेडी वो सब कांजी। तो N3 पे मेरे अकॉर्डिंग जो मेन जैपनीज स्टार्ट होती है ना वो N3 लेवल से होती है। ठीक है। तो N3 से पहले आपने N5 और N4 पे कितना टाइम दिया है ना वो डिपेंड करता है कि आपका N3 लेवल किस तरह से जाने वाला है, कितना स्कोर करने वाले हो या फिर आपकी कितने इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। N5 N4 तो बेसिक लेवल है। तो N4 लेवल पे हम आपको 600 कांजी कराने वाले हैं जिससे आपको मतलब 30% कांजी तो आपके N3 की भी कवर हो जाएंगी। तो उनके बेस पे आप N4 लेवल को तो एकदम आसानी से पास कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है आज का रीडिंग के लिए हमने जैसे बेसिकली पिछली वीडियो में बात की थी N5 के अंदर। N5 में बच्चे रीडिंग सर्च करते हैं, रीडिंग्स के रिगार्डिंग कोई भी सेंटेंसेस नेट पे डालते हैं, बट उसमें क्या होता है कि उन्हें या तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के रीडिंग्स आ जाती है जिसमें कांजीज ही कांजीज होती हैं, उन्हें बेसिक बिल्कुल जो N5 लेवल की होती है वो नहीं मिल पाती। अब सेम सिचुएशन आती है, सेम जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं N4 में भी। उन्हें क्या होता है N4 में जब वो सर्च करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के मिलते हैं। इसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे हम N5 की रीडिंग्स प्रोवाइड करवाएंगे आपको, उसी तरह हम N4 की रीडिंग्स भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वही चीज़ कि N4 की रीडिंग के लिए हम आपके लिए कैसे बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड, बेस्ट जो स्टडी मटेरियल है आपके लिए वो कैसे ला सकते हैं, वो हमारा काम है सर्च करना, आपके लिए उस लेवल की रीडिंग लेकर के आना ताकि आप उसे पढ़ो और कभी भी आप अनकॉन्फिडेंट फील ना करो, हमेशा आप कॉन्फिडेंस के साथ रीड कर पाओ। क्योंकि और रीडिंग के लिए मेन चीज़ हमने क्या बताया था, कांजी। अगर आपको कांजी सही से पढ़ाई जा रही है, सही से सिखाया जा रहा है, कांजी के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है कांजी में कि यार रीडिंग्स किस कांजी की रीडिंग कहाँ पे यूज़ होने वाली है, या फिर जो एकदम यूजलेस रीडिंग है उसे ना बताया जाए, है ना। जो एकदम एंड में यूज़ होने वाली है रीडिंग उसे अभी ना बताया जाए, बिगनर लेवल पे बच्चों को ना बताया जाए। जितना कम से कम एक और यूज़फुल रीडिंग बताई जा सके उतना बच्चे को बताया जाए ताकि बच्चा आसानी से कांजी को ग्रैब कर पाए, उनकी है ना थोड़ा ईजिली उसे सीख पाए। तो वही चीज़ आपको हेल्प करने वाली है रीडिंग में। जब आप रीडिंग करोगे अपने लेवल की रीडिंग, है ना, हम एडवांस रीडिंग की बात नहीं कर रहे, जब आपको आपके लेवल का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको खुद फील होगा कि आपकी जो कांजी की जो नॉलेज है वो आपको हेल्प कर रही है रीडिंग में। रीडिंग के लिए रीडिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा वो आपको हम देंगे। ठीक है। जैसा कि हम रीडिंग की बात ही कर रहे हैं, अभी रीडिंग में हम N5 पढ़ लिया, बट अब जब N4 की रीडिंग आप करोगे उसके अंदर जो भी कांजीज होगी आपको N5 की में मिलेगी, सभी N5 की कांजीज मिलेगी। तो बेसिकली आपका N4 के साथ पूरा N5 भी रिवाइज होगा। तो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब आप किसी N5 लेवल का एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो 10 to 20% चीज़ें ना आपको उसमें N4 की मिलने वाली है। जिन बच्चों ने थोड़ा एडवांस पढ़ा होगा ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है जब भी आप JLPT एग्ज़ाम देते हो ना, अगर आप सपोज N5 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो N5 का, तो उसमें आपको 20% कोर्स N4 का मिलने वाला है। अगर आपने N5 लेवल पे थोड़ी N4 की चीज़ें पढ़ी होगी ना तभी आप JLPT के जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। एक बेस्ट क्योंकि JLPT के एग्ज़ाम में कितना होता है टोटल 180, है ना। 180 में से अगर आप अच्छे से N5 लेवल पे N4 की चीज़ें भी थोड़ा पढ़ लेते हो तो आपको मेरे अकॉर्डिंग 160-170 आप आसानी से ला सकते हो एग्ज़ाम में, है ना, मार्क्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिसनिंग का। ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि आपकी लिसनिंग कैसे इंप्रूव की जाए, है ना। JLPT N5 लेवल पे आप जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो ना आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो, उतनी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपकी जो वोकैबुलरी नॉलेज है, क्योंकि आपकी जो ग्रामर नॉलेज है ना, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना, ये सब नॉलेज आपकी उतनी ज़्यादा नहीं होती, है ना। तो अगर आप सोचते हो आपकी N5 लेवल पे एकदम लिसनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो थोड़ा मुश्किल है ना। आपको N5 लेवल की लिसनिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है, सिर्फ N5 लेवल की। जितना आपने पढ़ा है उतना आपको बताया जाए और आपको एक बारी में सुन के समझ आ रहा है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सपोज हम अब एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहे हैं तो वो आपको समझ नहीं आएगी, और आपको समझ नहीं आएगी चाहे बेशक वो N4 लेवल की हो, N3 लेवल की हो, आपको तो नहीं पता क्योंकि, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे उसे सुन के। ठीक है। अब सेम चीज़ N4 लेवल पे हम आपको किस तरीके से लिसनिंग करवाएं कि आपकी जो लिसनिंग है वो इम्प्रूव हो जाए, है ना। हमने बात करी कांजी हम आपकी ठीक करा देंगे, हमने बात करी रीडिंग हम आपकी ठीक करा देंगे, है ना। अब आपकी लिसनिंग कैसे ठीक होगी, है ना, क्योंकि हमारे पास कन्वर्सेशन के लिए जो टीचर्स हैं वो जापानीज़ नेटिव टीचर्स हैं, है ना। जो आप कन्वर्सेशन क्लासेस जो जिसके साथ आप करने वाले हो वो जापानीज़ नेटिव होंगे जो जापान से हैं। ठीक है। तो उनके साथ आप जब डेली कन्वर्सेशन क्लासेस करोगे, है ना, उनको सुनोगे, है ना, अलग अलग टॉपिक पे उनसे बात करोगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो लिसनिंग है वो इम्प्रूव होगी,
है ना। जब हम आपको अलग अलग इतनी सारी कांजी सिखाने वाले हैं, है ना, तो कांजी से रिलेटेड वर्ड्स भी सिखाएंगे। तो उन वर्ड्स को पढ़ के आपकी लिसनिंग, कि आप जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ोगे नहीं तब तक आप समझोगे कैसे। जब तक आपने कोई वर्ड याद ही नहीं किया तब तक आपको समझ कैसे आएगा कि उसका मीनिंग क्या है ना, या फिर उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं या फिर कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको कहाँ से पता लगेगी, जब आप जैपनीज़ नेटिव टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन क्लासेस करेंगे, तो वहाँ से आपको डेफिनेटली थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपनी लिसनिंग में, है ना। हम जो इंडियंस, क्योंकि जो इंडियंस लोग हैं उनका जैपनीज़ बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, और जो नेटिव है उनका बोलने का तरीका अलग है। तो जब हम आपसे कन्वर्सेशन क्लास, क्योंकि हम भी आपसे कन्वर्सेशन क्लासेस करेंगे, जब आप हमें जैपनीज़ लैंग्वेज बोलते हुए सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप जैपनीज़ नेटिव को सुनोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ, थोड़ा हो सकता है स्टार्टिंग में समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे आप उनका एक्सेंट भी पकड़ने लग जाओगे, है ना। तो लिसनिंग कैसे इंप्रूव होगी, वो आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी। कोर्स से रिलेटेड लिसनिंग तो हम आपको सुना देंगे, ट्रैक सुना दिया, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है आपको रोक के पॉज कर के बीच में एक्चुअल मीनिंग बताना कि इस सेंटेंस का ये मीनिंग है, इस सेंटेंस का कभी एक सेंटेंस के दो मीनिंग निकल जाते हैं, तो ये मीनिंग हो सकता है ना। तो डीप जो आपको नॉलेज हम लिसनिंग से रिलेटेड देंगे, कि हमने ट्रैक के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें ये बात चल रही है ना, या फिर हम जब आपसे जैपनीज़ में बात करेंगे तो आपको सुनने में आपको थोड़ा उससे यूज्ड हो जाओगे ना, तो आप आसानी से जैपनीज़ लैंग्वेज की जो लिसनिंग है उसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी आसानी से क्रैक कर पाओगे। जैसा अभी अपने रोहित सर ने बात की लिसनिंग के बारे में, अब बात करते हैं स्पीकिंग के बारे में। जो लिसनिंग और स्पीकिंग है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आप लिसनिंग किसी की सुन रहे हैं, वो पर्सन तो स्पीकिंग कर रहा है, वही सेम आप जो भी सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसका आप रिप्लाई देंगे, उसे ही स्पीकिंग कहते हैं। और दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जो मेन आपकी स्पीकिंग है वो कैसे इंप्रूव होगी, हम आपको रीडिंग पैराग्राफ्स देंगे। अब उसमें आप नए वर्ड सीखोगे, जितने आपको वोकैब्स पता होगी, जैसे इंग्लिश में होता है जितनी आपको वोकैब्स पता होती है उतनी आप बोल पाते हैं, ऐसे इसके अंदर होगा जितनी आपको वोकैब्स पता होगी जैपनीज़ की, आप उतने ही ज़्यादा स्पीकिंग कर पाएंगे। वो चीज़ आपको हमेशा हेल्प करेगी, जितनी वोकैबलरीज आप पढ़ रहे हो, है ना, जितनी कांजी पढ़ रहे हो, उन्हें उसी से रिलेटेड आप वोकैबलरी सीख रहे हो, उसी से रिलेटेड आपकी कन्वर्सेशन चल रही है ना। जैपनीज़ नेटिव आपके साथ अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखने वाले हो। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वो आपको पता लगेगा जब हम आपको कोर्स कराएंगे। आपकी ग्रामर पे फोकस करेंगे, हम आपको वोकैबलरीज बताएंगे, आपको रीडिंग कराते टाइम की इस सेंटेंस, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रीड करते हो ना, बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि अच्छा इस सेंटेंस को इस तरीके से बोला जाएगा, इस सेंटेंस को इस तरीके से बोला जाएगा। फिर आप खुद आइडिया लगाने लग जाते हो कि अच्छा इस सेंटेंस को दो तरीके से बोला जा सकता है ना। एक सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो इसको हम दो तरीके से आगे पीछे, है ना, नाउन को सब्जेक्ट को आगे पीछे करके, ग्रामर को आगे पीछे लगा के हम इसको 2 या 3 तरीके से बोल सकते हैं। जब आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी ना, तो आप स्पीकिंग भी करने लग जाओगे, है ना। आप अपनी जो आपकी वोकैबुलरी नॉलेज होगी उसके बिहाफ पे आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, है ना। और जैपनीज़ नेटिव के साथ जो हेजिटेशन है वो भी आपकी निकलेगी, है ना। स्टार्टिंग में जो बच्चे जैपनीज़ नेटिव के साथ बात करते हैं तो लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं, अरे यार कैसे बोलूँ, गलत ना बोल दूँ क्या, है ना, गलत बोलूँगा तो समझ जाएगा। और तो ऐसा जो बोलना है, जो मुंह में आए बोलो। स्पीकिंग के लिए मेन वही है, जो आपको आ रहा है ना बोलो, बस एक बार बोलो, है ना। और साथ के साथ सीखते भी रहो, है ना। ये नहीं कि आप सिर्फ गलत बोले जा रहे हो, लेकिन जो आपकी जो मिस्टेक्स हैं उसको कोई करेक्ट नहीं कर रहा, है ना, या फिर आप सीख नहीं पा रहे हो, अपनी साइड से आप टाइम नहीं दे रहे हो चीज़ों को सीखने के लिए, तो ऐसा नहीं करना, साइड बाय वो भी सीखते रहना। और आपकी स्पीकिंग कैसे इंप्रूव होगी उसके लिए हम हमारा जो पूरा प्लान होगा कि आपकी इस रीडिंग पे ध्यान दिया जाए, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग की जाए, है ना, सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर करते हैं जैपनीज़ लैंग्वेज में वो कैसे आपको बताया जाए, तो वो सब आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपकी स्पीकिंग में भी। लास्ट वीडियो की तरह आज का हमारा आखिरी टॉपिक है JLPT एग्जाम। हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, वोकैबुलरी कर रहे हैं, ग्रामर कर रहे हैं, कांजी 600 कांजी सीख रहे हैं। और तुमने इतनी सारी मेहनत की, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी और तुम्हारा JLPT एग्जाम में तुम फेल हो गए, क्या फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों का? ये सब आपने जो पढ़ा, हमने आपको टाइम दिया, इतना सब कुछ पढ़ाया, है ना, उसका क्या फ़ायदा हुआ जब आपको JLPT आप पास ही नहीं कर पाए, एग्ज़ाम ही नहीं पास कर पाए, ठीक है ना। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि आपको इतने पेपर्स कराएंगे, इतनी रीडिंग पैराग्राफ आपको देंगे, इतनी वोकैबुलरीज आपको सिखा देंगे, इतनी कांजी आपको सिखा देंगे कि आपको वो N4 लेवल पास करने के लिए बहुत इनफ होगी। और आप चाहो तो उस नॉलेज के बिहाफ पे आप थोड़ा N3 लेवल की चीज़ें भी सीख जाएंगे, ठीक है। और जो हम पेपर आपको कराने वाले हैं उन पेपरों को करके आप खुद कहोगे कि मैं तो फेल हो ही नहीं सकता,
ये तो बात है जो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना भर भर के कि नहीं एक ही अटेम्प्ट में निकलेगा तुम्हारा पेपर। जनरली क्या होता है जब भी आप JLPT मतलब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप क्या करते हो, पेपर सोल्व करते हो। वहाँ पे जाके क्या करना है, हमें पेपर सोल्व करना है ना। और हम आपको कोर्स ख़त्म होने के बाद डेली बेसिस पे आपको हम पेपर कराएंगे, पेपर्स डेली वही करा रहे हैं, हर क्लासेज में आपको पेपर्स करा रहे हैं, है ना, सोल्व करा रहे हैं। आप जो समझ नहीं आ रहा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी साइड से कि इसको ऐसे, इसका मीनिंग ये है ना, एकदम एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है किसी चीज़ का, एकदम सिंपल हिंदी में कि इसका मीनिंग ये है ना कोई किसी को कंफ्यूज करना, ना किसी को ये घुमाना कि हमें समझ नहीं आया तो हम आपको घुमा रहे हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको जब पता लगने लग जाएगी ना तो आप खुद एक दो बार जब आपके सामने आएगी तो आपको खुद कहोगे यार हाँ ये तो ईजी है। अपनी क्लासेस में आपको हम इतने पेपर सॉल्व करा देंगे, सैम्पल पेपर्स, तो आप खुद कहोगे कि JLPT N4 पास करने के लिए इतना इनफ है, आपको और अलग एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप हमारे साथ JLPT N3 पे मूव करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि JLPT N3 के लिए हम क्या हमारी साइड से टीचिंग प्लान हुआ, क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करेंगे, स्टडी मटेरियल हमारा क्या होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे JLPT N3 के बारे में एकदम डिटेल में। और JLPT N3 पे हमें पता है कि इतने सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका N5 और N4 लेवल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, उतना उनका जो फंडामेंटल्स हैं उनके क्लियर नहीं है, तो वो JLPT 3 पे आके अटक जाते हैं। तो उनको हम कैसे सपोर्ट करने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म करेंगे। कुछ दिखाने वाले नहीं दिखाना है, मैं भूलवाऊँ मत यार।